नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं Hyundai Aura के बारे में। ये Hyundai Aura जो है मैंने लगभग 7,500 किलोमीटर चला ली है। जो डीजल वेरिएंट आता है 1.2 वो लगभग मैंने 1500 किलोमीटर चलाया था। तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू है आपके लिए। जिन भी लोगों को गाड़ी खरीदनी है, आपको क्या जानना चाहिए Hyundai Aura के बारे में, अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं या अगर आप कन्फ्यूज़ है किसी ऑप्शन में, तो आपको जो है ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ ना हो तो गाड़ीफाई जो वेबसाइट है उस पर एक डिटेल्ड आर्टिकल भी होगा जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल 1.2 पेट्रोल और 1.2 डीजल दोनों AMT के साथ में मैंने चलाए हैं, तो उनके बारे में बात होगी। जो 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है वो मैंने इतना नहीं चलाया, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो छोटा सा अलग बना देंगे। बाकी ओवरऑल कार और 1.2 पेट्रोल 1.2 डीजल जो है उसके बारे में जो है इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर में कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं जो मुझे आपको हाईलाइट करके बतानी है। फ्रंट में एज सच कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी हो। हालांकि ये जो DRL हैं ये थोड़े से डिस्टिंग्विश करते हैं इसको ग्रैंड आइटन नियोस से, क्योंकि नियोस में एक आती है बूमरैंग, इसमें 2 आती है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा दूर से। वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स थ्रू डिसेंट है इस बजट की कार के लिए। और यहाँ पे जो है फॉग लैम्प जो है वो भी प्रोजेक्टर टाइप में आपको दिए जाते हैं। लुक्स वाइज फ्रंट में मुझे कोई शिकायत नहीं, इनफैक्ट अच्छी लगती है। दो ग्रैंड आइटन नियोस आई डोंट नो व्हाई, बट वो मुझे हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगने लग जाती है इससे। बट जिनको सेडान्स चाहिए उस हिसाब से अगर इस लुक को देखा जाए फ्रंट से, तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आती है। साइड में यहाँ पे जो टायर्स है इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ये है कि 175 सेक्शन के हैं। अगर ये 185 सेक्शन के होते तो कई मायनों में जो है इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो बनते जाते, बट ये 175 सेक्शन के ही जो है आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद में सच कोई भी चीज़ नहीं है जो हाईलाइट की जाए। साइड में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, बढ़िया क्वालिटी है। एक चीज़ जो मुझे डेफिनेटली बतानी चाहिए वो ये कि जो पेंट क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया जो है लगती है। मतलब गाड़ी धुलवाने के बाद ऐसे एकदम नई और शाइन जो है जिस तरीके से करते हैं, अभी तो फिर भी गंदी हो गई है गाड़ी क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पेंट जो है वो इस्तेमाल शायद यहाँ पे किया गया है, काफ़ी सुंदर जो है वो लगता है। रियर में आते हैं। रियर में यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इसमें कई लोगों को जो मतलब रहता है कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। मुझे भी इनिशियली ये अच्छा नहीं लगता था, दो अब मैं इतना माइंड नहीं करता गाड़ी पे, जब भी इधर उधर निकलता हूँ मुझे कोई ऐसा बड़ी और चीज़ नहीं लगती। बट आई स्टिल से कि अगर Hyundai थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट इस जगह को और सुधारने की कोशिश करता तो बेहतर होता। नेगेटिव पॉइंट इसका रियर में जो है वो एक्चुअल में ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर, ओ सॉरी पार्किंग सेंसर्स पीछे की ओर। तो पार्किंग सेंसर जो है वो रियर पार्किंग सेंसर 4 आते हैं यूजुअली, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके 2 दिए गए। अब प्रॉब्लम ये है कि 2 इतने ऑर्डरली प्लेस्ड है कि इनका लॉजिक ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो है आप देख पा रही हैं स्क्रैच, ये स्क्रैच जो है ये पूरा ये मेरे हाथों से लगा है। मैं ड्राइव कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा था कि पार्किंग सेंसर्स आवाज़ कर ही देंगे। एक ऐसे कुछ तो बना हुआ था पाइप टाइप का स्ट्रक्चर जो कि इसमें आया नहीं, मतलब इन्होंने उसको रीड नहीं किया, कोई भी वार्निंग नहीं आई और वो यहाँ पे स्क्रैच करता हुआ चला गया। अगर वो इस जगह होता तो बहुत ही बेहतर तरीके से होता। आई गेस Hyundai को ये अपडेट कर ही देना चाहिए कि 4 पार्किंग सेंसर पीछे दे दे। ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना बुरी कॉस्ट कटिंग है, बहुत ही हर्ट करती है। ओके, मैं अभी देख रहा हूँ कि टायर जो है वो फ्लैट हो गया, कोई बात नहीं, मेरे पास इन्फ्लेटर है यहाँ पे। तो ये चीज़ें, इसके अलावा मुझे पीछे ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं लगी है। गाड़ी ओवरऑल एक्सटीरियर लुक्स वगैरह में जो है सब कुछ चीज़ें मुझे सही लगी है, कोई भी इशू नहीं है। चलिए सीधा अंदर चलते हैं और अंदर क्या चीज़ें हैं जो हाईलाइट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कैबिन की क्वालिटी की बात करते हैं। हर जगह जो मटेरियल जो यूज़ किया गया वो हार्ड है और एक्सेंट के मुकाबले कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि उतना मजबूत नहीं है, बट स्टिल सेगमेंट में बात की जाए तो ऐसी एकदम फिट एंड फिनिश और बहुत ही प्रॉपर क्वालिटी वाली कार जो है आपको मिलना मुश्किल है सेगमेंट में। बहुत ही कमाल मटेरियल का सिलेक्शन है, कुछ जगहों पे एकदम बढ़िया तरीके से मटेरियल जो एक दूसरे में फिट होता है, कोई भी लूज पार्ट टाइप चीज़ नहीं लगती है। इनफैक्ट गाड़ी को मैं ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर अब पूरी चल चुकी है, मैंने 7,500-8,000 किलोमीटर चलाया, तो उसके बावजूद कोई भी ऐसे पार्ट रैटलिंग साउंड वगैरह कुछ इसमें नहीं आती है, जो कि Hyundai की कार्स के बारे में बढ़िया चीज़ है और Aura के साथ वो कंटिन्यू रहती है, तो वो चीज़ है। उसके बाद में ये पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी। वो प्रॉब्लम ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपने आप, मतलब ये जो फ्यूल इकोनॉमी वाला पॉइंट है ये अपने आप रीसेट हो जाता है जब भी आप वापस फ्यूल फिल करवाते हैं, तो वो मतलब
मतलब उसको ऑन ऑफ करने का कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। बाकी एसी वगैरह से जुड़ी बात अगर हम करें तो एसी जो है वो अभी भी Hyundai की कार्स में जैसे होता है ना कि स्लो स्पीड या ट्रैफिक वगैरह में ऑलमोस्ट एसी काम करना बंद करता है, तो वो अभी भी वो चीज़ है। बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ है यहाँ पे कि Hyundai ने कुछ ट्वीकिंग की है और गाड़ी जब खड़ी रहती है तब एसी जो है बहुत ही बढ़िया कूलिंग देता रहता है। तो कुछ कुछ जगहों पे शायद आपको महसूस हो कि गाड़ी जो है वो शायद कूलिंग कम कर रही है जब ट्रैफिक में धीरे धीरे मूव कर रहे हो, बट ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई कि एकदम से गर्मी होने लग गई हो। ऐसी प्रॉब्लम जो है मुझे कभी भी फेस नहीं करनी पड़ी, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा गाड़ी में दिए गए फीचर्स में क्रूज़ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कम यूज़ की है मैंने, बट ज़्यादा चीज़ जो मैं फीचर जिसकी डिमांड करता रहा वो ये यहाँ पे जो ऑटो डाउन है, ये ऑटो डाउन तो दिया है बट ऑटो अप नहीं दिया है, वन टच ऑटो अप नहीं दिया है। तो पावर विंडोज़ दी गई है बट ये ऑटो अप दे दिया जाता तो थोड़ा बेहतर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 क्रूज़ कंट्रोल आपको पेट्रोल मैनुअल में मिलता है बट स्टिल मैंने कुछ ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है। काम तो सही करता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, काम तो एकदम बढ़िया करता है। बाकी नीचे की तरफ कंसोल वगैरह में इस जगह पे जो भी स्टोरेज स्पेस दिए गए, स्टोरेज स्पेस जो है वो यहाँ पे सनग्लास होल्डर नहीं दिया गया था। मुझे इनिशियली लगा था कि सनग्लास होल्डर होता तो ये वो, बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह हो गई। यहाँ पे फ़ोन भी रख दो, सनग्लास भी रख दो, कुछ भी रख दो, वो चीज़ है। बाकी फ़ोन जो है वो अगर आप टॉप एंड ले रहे हैं तो आपके पास में यहाँ वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, जिसमें डिसेंट साइज़ के फ़ोन जो है वो फिट हो रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टच स्क्रीन एज एक्सपेक्टेड वर्क करता है, काफ़ी सही है। मतलब ठीक है, क्रेटा वगैरह के लेवल जितना फास्ट या उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है हर जगह से। एक तो वो होता है ना कि क्रेटा वगैरह का प्राइस वगैरह भी ज़्यादा है, प्लस उनकी जिस तरीके से स्क्रीन उनकी उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे इतना कुछ तो बढ़िया नहीं है बट स्टिल सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया टच स्क्रीन है और काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो इसमें आते हैं। एंड्रॉइड ऑटोमेबल कार पे वो है, बटन्स वगैरह दिए गए हैं आपको क्विकली जो है वो साउंड ऑन ऑफ जो भी करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बटन्स वगैरह मिलते हैं, तो आप यहाँ से भी टॉगल करना चाहें तो आप टॉगल किया जा सकता है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। उसके अलावा फीचर्स वगैरह से रिलेटेड वाली चीज़ों में कोई इशू नहीं है। जो चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है उसके बाद वो ये है कि सीट्स जो है इनकी कलर ऐसा है कुछ कि थोड़ा सा जल्दी गंदा लगने लगेगा, आपको हल्का फुल्का मेंटेन इसको करना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिस तरीके का फैब्रिक है मेंटेन करना जो है बड़ी बात नहीं है। आप क्लीन वगैरह करते रहो, हर 2-3-4 हज़ार किलोमीटर बाद में थोड़ा सा ढंग से मेंटेन करो तो हो जाएगा। और एल्स आपको ध्यान रखना है खाते पीते वक्त जो गाड़ी में ना खाए पिए, तो वो चीज़ें जो है अगर आपको देखनी हो तो, जैसे कि एक ये चीज़ देखो यहाँ पे जो है हल्का सा आपको स्पॉट दिख रहा है। अब ये स्पॉट पानी से हो गया था, हालांकि ये स्पॉट साफ़ हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है साफ़ करने में, बट हो जाते हैं स्पॉट्स, ये मुझे बताना है। बिना सर्विस सेंटर जाए हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशलाइजेशन उसके लिए चाहिए होगी। ये पर्टिकुलर सन वाइजर्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है क्योंकि ये स्पेस इतना छोड़ देते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। आई होप सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है इन सन वाइजर्स वगैरह पे काम करना शुरू कर दे। हेडलाइट्स की विजिबिलिटी डिसेंट है, हेडलैम्प जो है जो वॉशर है उसका जो ओवरऑल थ्रो वगैरह जो है काम करने का तरीका है वो बढ़िया है, इससे जुड़ी हुई कोई भी शिकायत जो है मुझे नहीं है। नीचे की तरफ स्पेस जो कि लेग वगैरह में यहाँ मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ टकराती नहीं है, डिसेंट स्पेस है। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, एवरेज साइज़ है मेरी, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे कन्वीनियंट फील होती, कोई प्रॉब्लम ऐसा यहाँ पे नहीं होती है। तो ये है रियर सीट में, एक बार चल लेते हैं वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है। अब ये सीट मैंने आई गेस ऑल द वे बैक कर रखी है और ये ऑल द वे पीछे करने के बावजूद इतना स्पेस जो है वो यहाँ आपके पास यहाँ बच रहा है और ऊपर की तरफ आपके पास में यहाँ पे हेड स्पेस बच रहा है। तो डिसेंट है, 6 फुट के आदमियों को भी फिट हो जाएगा, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको लेग स्पेस वगैरह में ओवरऑल होगी। बट जो अच्छी चीज़ है वो ये कि बहुत ही ऊंची है तो अंडर थाई सपोर्ट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप 4 सीटर के हिसाब से इस ऑरा को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा स्पेस Hyundai ऑरा में है। अगर आप 5 सीटर के हिसाब से देखते हैं तो मत देखिए, सिर्फ एक बच्चा बीच में बैठ पाएगा। और हालांकि देखो सीट में इतना ज़्यादा कुछ लेवल जो है वो एकदम सही रखा गया है, तो 5वां बंदा या बच्चा जो है वो बैठ तो जाएगा, बट स्टिल 4 जने बहुत ही कंफर्टेबली बैठेंगे। ये बढ़िया क्वालिटी है, मजबूत है, तो इससे जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ना रखें, ये मेरी सलाह है आपको। बाकी पीछे की और रीडिंग लैम्प जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसका थोड़ा डिसेंट है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको पीछे बॉटल होल्डर डेफिनेटली मिल जाता है। रियर एसी वेंट Hyundai की हमेशा से जो है वो रहा है कि वो देते रहते हैं, तो रियर एसी वेंट और आपको भी रियर में यहाँ पे चार्जर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। एक मैगजीन होल्डर इस तरफ मिलता है। ड्राइवर सीट के पीछे जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है रियर सीट में मेरे इम्प्रेशंस। आपको डिटेल में चीज़ें जाननी हो, मतलब ये तो मैंने वो चीज़ें बताई है जो कि रिव्यू के वक्त काम किया, को डिटेल में जाननी हो तो आई बटन में वीडियो दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसमें हर चीज़ डिटेल में मैंने बताई है। चलिए अब गाड़ी चलाते हैं। तो ड्राइव शुरू करने से पहले
थैंक्स टू ऑल द चैनल मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है हाल ही, और व्हाट्सएप ग्रुप भी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पूरी लिस्ट है ये उन सब लोगों की है जो कि चैनल सपोर्टर्स टियर के हैं। थैंक यू अगेन। बाकी अब शुरू करते हैं Hyundai Aura के बारे में बात करते हैं ड्राइविंग सीट से। सबसे पहली चीज़ जो Aura के बारे में मुझे मेंशन करनी है वो इसका स्टीयरिंग या ओवरऑल हैंडलिंग जो है वो Aura की पहली चीज़ और बेहतर हो सकती थी अगर 185 सेक्शन के टायर दिए जाते, 195 के दिए जाते तो भी हो सकती थी, बट 175 के ही इसमें दिए गए हैं। स्टीयरिंग के साथ में क्या चीज़ है कि भैया ये सेगमेंट में सबसे बेहतरीन हैंडलिंग कार तो नहीं है, बट Hyundai ने एक्सेंट के मुकाबले थोड़ा बहुत उसको इम्प्रूव किया है। जैसे कि मतलब Hyundai Venue और क्रेटा जो है नहीं, उसमें जितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है उतना इंप्रूवमेंट उसमें नहीं है, बट स्टिल ठीक है। स्टीयरिंग आप पार्किंग स्पीड्स पे जो है काफ़ी लाइट है, थोड़ा सा वेट आ जाता है हाईवेज वगैरह पे, बट स्टिल इट वुड हैव बीन बेटर। अगर आपको हैंडलिंग वाइज बेहतर कार चाहिए तो Aura शायद आपके लिए नहीं है, आपको कोई और सेडान देखनी पड़ेगी इस सेगमेंट की। उसके बाद में स्टीयरिंग की फील वगैरह जो है उसमें कोई इशू नहीं है सच, और ना ही कोई इशू जो है ओवरऑल मतलब मैन्यूवरेबिलिटी वगैरह में नहीं है। विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, जो कि मैं शायद बताना भूल गया। ओवरऑल हर जगह विजिबिलिटी अच्छी, ORVM IRVM सब जो है बड़े बड़े हैं, कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उनमें नहीं है। बात करते हैं सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशंस डिसेंट है, मतलब इनफैक्ट थोड़े बहुत अच्छे ही लगने लगे हैं मुझे एक्सेंट के मुकाबले। कंपेयर करोगे अगर आप तो शायद मैं कहूँगा फोर्ड स्पायर के, टाटा टिगोर के, इनके सस्पेंशंस बेटर है, तो वो एक चीज़ है। बाकी ओवरऑल डिज़ायर वगैरह के मुकाबले जो है सस्पेंशन बढ़िया है, मतलब उस लेवल के हैं, तो ऐसा इशू जो है सस्पेंशन में नहीं है। इंजन की बात करते हैं, 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड अभी मैं चला रहा हूँ, बट आप पहले मेरे इंप्रेशंस देख के आओ 1.2 डीजल के बारे में, फिर उसकी बात करते हैं। ओके, तो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ Aura का डीजल। हालांकि जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो एक AMT वर्जन है, तो पहले मैनुअल की बात कर लेते हैं। ये मैनुअल में शिफ्ट हो गया। ये 1.2 लीटर का जो इंजन है डीजल का, ये मतलब पूरी Hyundai फैमिली में ये पर्टिकुलर डीजल इंजन जो रहा है वो हमेशा ही थोड़े से NVH के मामले में कमज़ोर रहा है। और अभी भी Aura में जब ये मैं चला रहा हूँ, हालांकि मैंने इसको ग्रैंड आइटेन नियोस में चलाया नहीं है इस डीजल को, बट Aura में जब मैं चला रहा हूँ तो भी वो वाइब्रेशन वाली इशू जो है वो मेरे को नज़र आ रही है। होता क्या है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं या लो RPM पे जब आप हैं या जब आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं तो ये वाइब्रेशंस आते हैं। इनफैक्ट इतने वाइब्रेशन आते हैं कि ये मिरर जो है ORVM जो है वो भी हल्का फुल्का ऐसे से हिलता है। तो ये वाइब्रेशंस की इशू बरकरार है। हालांकि ओवरऑल इंजन जो है वो माइलेज बहुत ही बेहतरीन निकाल रहा है, और नॉइज़ इतनी कैबिन के अंदर नहीं है जितनी मतलब जो है ना कि पहले हुआ करती थी, वो उतनी नॉइज़ वगैरह इस इंजन से नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन इसके बरकरार है। AMT वर्जन में है बेसिकली। अभी तो क्लच मेरे पास है नहीं तो मैं उसके बारे में कुछ बात कर नहीं सकता हूँ यहाँ पे, बट माइलेज बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट सिटी में ये 19 तक का माइलेज दे रही थी और हाईवे पे 23 के आसपास का माइलेज दे रही थी, जो कि बहुत ही कमाल माइलेज जो है वो इस पर्टिकुलर डीजल इंजन के लिए है। मेरे ख्याल से ये डीजल इंजन आपको तभी बाय करना चाहिए जब अगर आपका ये हो ना कि भाई रनिंग आपकी 1500-1800 किलोमीटर से भी ज़्यादा जा रही हो, तो आप इस पर्टिकुलर डीजल इंजन को कंसिडर कर रहे हैं। उससे पहले इस डीजल इंजन की तरफ देखने का कोई लॉजिक भी ऐसा नहीं है कि आप क्यों चाहिए, क्योंकि आपके पास में 1 लीटर टर्बो है। अगर आपको पावर चाहिए, अगर आपको रेगुलर डे टू डे यूज चाहिए तो 1.2 आपके पास वहाँ अवेलेबल है, तो वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास में अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर इंजन के साथ में जाने के लिए सिर्फ आपको बहुत ही ज़्यादा चलानी हो तो वो एक ज़रूर इसके साथ में रीज़न आपका हो जाएगा। AMT की बात कर लेते हैं। AMT में क्या चीज़ें हैं? AMT की वैसे देखो जो गियर शिफ्ट्स है वो टिपिकल AMT टाइप के ही हैं, और क्योंकि गियर शिफ्ट के वक्त में टॉर्क वगैरह एकदम बिल्कुल कम सा हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें पता चलती है इस गाड़ी में। मतलब इनफैक्ट ऐसे लगता है कि आपने एकदम से ब्रेक कर दिए हो, तो मेरे ख्याल से आपको मैनुअल ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसका AMT नो डाउट आपको कन्वीनियंस देता है सिटी में, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है कि वो गियर चेंज ही ना करे, बस थोड़ा सा लैग है गियर चेंजेस में, वो है एक चीज़ जो मैं बेहतर उम्मीद कर पा रहा था इस AMT में, मुझे लगा था वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। वो ये कि जब आप हार्श चला रहे हो गाड़ी को, जैसे मान लो आप लगातार गाड़ी को जो है तेज ड्राइव कर रहे हो, तो गियर जरूर अपने आप को होल्ड कर लेता है। जैसे D2 से D3 शिफ्ट होने में अगर आपने एक्सीलरेटर पेडल ज़्यादा दबाया तो शिफ्ट थोड़ी देर से होगा, बट सेम टाइम पे मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर गाड़ी का गियर डाउन होने वाला है तो मतलब वो भी उस हिसाब से डाउन हो कि भैया कोई फास्ट चला रहा है तो उसको गाड़ी का नेक्स्ट गियर डाउन चाहिए। अभी ये D5 में टॉप गियर में शिफ्ट हो जाता है, और RPM जो है जब तक RPM 1500 या 1300 के आसपास नहीं है तब तक वापस गियर शिफ्ट होता ही नहीं है, जो कि कई बार तेज चलाने में इशूज आ जाते हैं या
तेज़ इन द सेंस मतलब एकदम आपको फास्ट एक्सेलरेटिंग वाला सिचुएशन चाहिए, वहाँ पे थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट करता है। बाकी गाड़ी जो है एक्सपेक्टेडली जो AMT के होते हैं गियर शिफ्ट थोड़े से स्लो, वही यहाँ पे है। और एक चीज़ और पर्टिकुलर इस इंजन के साथ रही है मेंटेनेंस के मामले में। Hyundai का जो ये 1.2 डीजल रहा है, चाहे वो एक्सेंट में रहा हो या ओल्ड i10 में रहा हो, ग्रैंड i10 में, चाहे वो यहाँ पे औरा में हो, मुझे नहीं लगता कि मेंटेनेंस के मामले में ये उतने बेहतर होंगे जितने कि कंपटीशन में जो डीजल इंजन हमारे पास अवेलेबल है। चाहे आप वो कंसिडर करो मारुति का जो है, हालांकि मारुति अभी तो रूल आउट करने वाली है उस पर्टिकुलर इंजन को, लेकिन उसके बाद में आपके पास में टाटा के पास अवेलेबल है अपना अल्ट्रॉज में, उसके बाद में आपके पास में Hyundai जो है खुद एक और इंजन रखती है 1.4, उसके बाद में आपके पास में अमेज में एक इंजन पड़ा है, और आपके पास में फीगो में इंजन है, सॉरी एस्पायर में इंजन है। तो उनके कंपटीशन में मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस जो है इसकी लो रह पाएगी, वो एक और प्रॉब्लम है। और ओवर द टाइम जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर 1.2 को ज़्यादा टाइम रखा है, 1 लाख किलोमीटर के आसपास जिन्होंने चलाया है, मैंने जितने उनके एक्सपीरियंस सुने वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है इस पर्टिकुलर डीजल इंजन से। तो 1.2 पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 1.2 पेट्रोल जो है वो NVH के मामले में सबसे बेहतरीन इंजन जो है वो भी है औरा में। चाहे वो टर्बो ले लो आप, चाहे वो 1.2 डीजल ले लो, 1.2 पेट्रोल जो है नेचुरल पेट्रोल, इसका मुकाबला नहीं है। बहुत ही कमाल रिफाइनमेंट इस इंजन का है। कैसा परफॉर्म करता है? वेल, क्योंकि औरा का वेट हल्का फुल्का कम हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा पेपी ये लगने लगा है लोअर एंड पे। अगर आप 1-2 जने ही बैठे हैं गाड़ी में तो आपको कोई शिकायत जो है पिकअप वगैरह से जुड़ी हुई नहीं होगी। बट अगर आप 4 लोग बैठे हैं तो उस वक्त आपको हाईवेज़ वगैरह पे जो है वो ओवरटेक करने वगैरह में जो है प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको लगता है आप फ्रीक्वेंटली हाईवे रन करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको जो है टर्बो वाला वेरिएंट लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा पावर है। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल यूजेज है 50% हाईवे 50% सिटी वगैरह, और आपको लगता है कि आप मतलब डील कर सकते हो कि आप 1-2 बार ओवरटेकिंग वगैरह थोड़ी सी मतलब आपकी गाड़ी की इतनी ज़्यादा खास ना हो तो भी काम चल जाएगा, तो आपको इस इंजन से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लच लाइट है, ट्रैवल अच्छा है क्लच का, गियर बॉक्स जो एग्जैक्ट सही जगह पे गियर स्लॉट करता है। प्रॉब्लम ये है कि इसका रिवर्स गियर जब आप लगाते हो, बहुत कॉमन इशू है, बहुत सारी गाड़ियों में है, इसमें भी है कि रिवर्स गियर कई बार एक बार में लगता नहीं है, आपको क्लच जो है डबल क्लचिंग करनी पड़ती है, वो एक बार दबाओ दूसरी बार दबाओ, ऐसा करना पड़ता है। ये बहुत कॉमन है और काफ़ी सारी गाड़ियों में, इनफैक्ट मैं तो Hyundai की भी कई गाड़ियों में देखा है, मारुति की कुछ गाड़ियों में देखा है, काफ़ी सारी गाड़ियों की इस पर्टिकुलर ये जो टाइप का गियर बॉक्स है जो 5 स्पीड वाला, उसमें ये प्रॉब्लम है रिवर्स गियर वाली, जो इसमें भी है। तो ये इसके बारे में है। माइलेज अगर मैं आपको बताऊं तो 1.2 पेट्रोल जो है वो सिटी में आपको लगभग 11-12 के लगभग माइलेज देगा। अगर आप आराम से चलाते हैं तो 13 तक जा सकता है। अगर आप आराम से चलाने का मतलब है थोड़ा सा इजी एक्सेलरेशन अगर आप करें तो। अगर आप हाईवे वगैरह पे भी आराम से चलाते हैं, लेट से 90 के आसपास अगर आप चलाना चाहें तो ये ऑल द वे 20, 21, 23 तक जा सकता है माइलेज 80-90 पर अगर आप चलाएँ। रेगुलरली हम लोग 100 के आसपास चलाते हैं तो एवरेज स्पीड हमारी 80-75 कुछ निकल के आती है, तो उस दरमियान ये आपको 18-19 के आसपास का माइलेज देगा। तो ये ओवरऑल माइलेज जो है वो आपको इस पर्टिकुलर इंजन से मिल पाएगा। एनवीएच वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंजन के, रिफाइनमेंट वगैरह जो सब चीज़ें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर बॉक्स वगैरह जो है वो भी अच्छा है। एर्गोनॉमिक्स वाइज गाड़ी में कोई इशू नहीं है, हर जगह हाथ जो है प्रॉपर्ली पहुँच पाते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और बची चीज़ है म्यूज़िक सिस्टम। तो म्यूज़िक सिस्टम जो है वो मतलब काफ़ी अच्छा है, अच्छी साउंड है। हालांकि लोअर ट्रिम्स में मैंने देखा नहीं है कि ऐसी साउंड आती है, क्योंकि उसका म्यूजिक सिस्टम थोड़ा सा अलग है। बट अगर आपको बहुत ही बढ़िया बेस वगैरह चाहिए तो आप डेफिनेटली अपग्रेड करवाना चाहेंगे, कुछ और बेहतर म्यूजिक सिस्टम के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ पे डिसेंट है, जिन लोगों को म्यूज़िक में बस गाने सुनने हैं, कोई खास बढ़िया साउंड नहीं चाहिए, एवरेज साउंड हो तो भी चलेगा, उनके लिए बेहतर है। सेगमेंट अगर आप कॉम्पीट करें सेगमेंट में तो आई गेस होंडा अमेज का जो है वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। एस्पायर का डिसेंट है, इस लेवल पे ही मैं कहूँगा। टिगोर का थोड़ा बेहतर है। डिज़ायर और होंडा अमेज का ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास इंप्रेसिव वो म्यूजिक सिस्टम नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एमियो का तो मैं भूल ही गया, इतना पहले सुना था एमियो पता नहीं अब लोग खरीदते भी हैं नहीं। एनीवेज, तो ये चीज़ें हैं, ये मेरे इम्प्रेशन है, इम्प्रेशंस के तौर पर रिव्यूज़ हैं Hyundai Aura को लगभग 7,500 किलोमीटर चलाने के बाद में। बाकी टर्बो वेरिएंट की बात जो है हम अलग से कर लेंगे।
तो ये है मेरे रिव्यूज़ Hyundai Aura के बारे में। अगर कुछ छूट गया है तो एक बार गाड़ीफाई का आर्टिकल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, शायद वहाँ पे आपको मिल जाए, और वहाँ पे भी ना मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी थैंक्स अगेन टू चैनल मेंबर्स, जिन लोगों ने भी ज्वाइन कर रखा है उनकी वजह से थोड़ी हेल्प मिल जाती है फ्यूल कॉस्ट वगैरह रिकवर करने में, और ऐसे बेहतर रिव्यूज़ जो है वो होते रहते हैं उनकी सपोर्ट और उनके सजेशन से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।